हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है पीएन सिंह और मैं अभी उत्तर प्रदेश की एक आरआरबी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे चैनल का नाम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग, ठीक, जहां हम लोग क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो आइए मैं बताता हूं कि मेरी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मैं कैसे बना एक बैंक पीओ, फिर ब्रांच मैनेजर, मैं कैसे बना। मैंने स्केल 1, स्केल 2, आईबीपीएस पीओ ये सब एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। आखिर मैंने क्या ऐसा किया जो मैं एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लिया। अपने एक एक अटेम्प्ट में मैं क्लियर करता गया। पहली बार देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैं 2016 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मेरा एक ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट हुआ था, प्लेसमेंट एक कंपनी में हुआ था, बट उस कंपनी ने बुलाया ही नहीं। उस कंपनी ने डेट दिया कि आप लोगों को फरवरी में बुलाया जाएगा। ये अक्टूबर का ही महीना था। मेरा सिलेक्शन अक्टूबर में प्लेसमेंट के लिए वो पहली कंपनी आई थी और उसमें प्लेसमेंट हो भी गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 240 स्टूडेंट्स थे मेरे 240 स्टूडेंट थे मेरे कॉलेज में, जिसमें से हम सिर्फ 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। फिर भी उस कंपनी ने, जो भी उसकी पॉलिसी रही हो, जो भी हो, पर उसने किसी को कॉल नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग का नाम कॉलेज के प्लेसमेंट वाले उसमें डिस्प्ले हो गया कि भाई फला फला लड़कों का हमारे यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोगों ने अपना दिया, एक वहाँ एक्सपीरियंस मिला इंटरव्यू देने का, क्वांट के क्वेश्चंस वहाँ भी लगाए, सब चीज़ें किए। उसके बाद अब बीटेक हो गया कंप्लीट। अब क्या करें? बीटेक कंप्लीट हो गया, अब क्या करें? ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। जो भी अभी बीटेक करके लड़के निकल रहे हैं, ज़्यादातर के सामने यही क्वेश्चन है कि अब क्या किया जाए। कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ की कर रहा है, कोई कुछ की कर रहा है। मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड को छोड़ के लड़के या तो कह लो मजबूर हैं, या फिर कुछ का शौक़ भी है, अपना चेंज कर रहे हैं। उसी तरीके से मेरे सामने भी एक बड़ा सवाल था कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने मेरठ से बीटेक किया था। तो फिर मैं कहा कि अब चला जाए दिल्ली वहाँ से नज़दीक है। अब सोचे मैं कहाँ घर जाऊँगा, उधर कोचिंग करूँगा, उससे अच्छा है कि दिल्ली से बेहतर कोई जगह उस टाइम पे कोचिंग के लिए मुझे नहीं लगता कोई थी। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, जून में हम लोग निकले। उसके बाद वहाँ मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले कि मैं आपको बात बताता हूँ, जब मैं अपने सीनियर्स के वहाँ, मेरे सीनियर्स पहले से रह रहे थे, तो कोई 3 साल से तैयारी कर रहा था, किसी का दूसरा साल था। तो सब अपना ये बताते थे, अरे यार ये बड़ा टफ है, वो बड़ा टफ है, कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। अपना सब चीज़ें ऐसे चल रही थी। पहली बार जाता है आदमी तो ऐसे ही डरा हुआ रहता है। नए तैयारी में जाओ तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी था। नई तैयारी थी तो एक्साइटेड भी था। लेकिन जब लोगों की बातें सुनता था तो थोड़ा डर मेरे अंदर भी बैठ जाता था। अरे यार, ये लोग भी तो अच्छे स्टूडेंट हैं, ये लोग भी तो अच्छे मार्क्स से बीटेक पास आउट करके आए हैं, तो ये लोग भी अभी घसीट ही रहे हैं। पर वहीं कुछ दूसरे फिर सीनियर्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, उनसे बात करो फ़ोन पे तो वो अपना अलग ही वो करते थे कि अरे आसान है, बस चीज़ों को ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। और ये लोग बताते थे कि मैं ये, मतलब इंग्लिश तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, रीजनिंग तो बन जा रहा है, क्वांट भी बन जा रहा है, जीएस का बार बार करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, मतलब इस तरह की चीज़ें कि ये टफ़ है, वो टफ़ है। उस पर मैंने पूछता था कि आपने क्या किया उसके लिए। भाई, जब उसके लिए आपने क्या किया, जब इतना रो रहे हो तो ये बताओ कि उसको सुधारने के लिए क्या किया। अरे यार, समझ ही नहीं आता क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैं अपना थोड़ा समझ गया कि भैया ये ग्रुप मुझे गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद ये लोग मिसगाइडेड हैं।
तो मैं ज़्यादा टच में उन्हीं लोगों के रहता था जो ऑलरेडी बैंक निकाल के उसमें काम कर रहे थे। वो लोग बड़े अच्छे तरीके से बताते थे कि यहाँ यहाँ शुरू में तुमको दिक्कत आएगी, आप चाहे इंग्लिश जितना जानते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बिल्कुल अलग होती है जो आप स्कूल में कॉलेज में सब में पढ़े रहते हो, उससे एकदम अलग होती है। यहाँ आपको न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे सब लोग मंगाते थे, मैं भी द हिंदू मंगाता था, रोज़ पढ़ता था। शुरू में तो उसके वर्ड से समझ नहीं आते थे। आपको 7 से 8 महीने लग जाते हैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो द हिंदू टाइप का है उसके साथ आपको यूज्ड टू होने में, आप तब जाके उसके आपको वर्ड्स मतलब आप फिर तो रटा रटाया हो जाता है, फिर आपको सारे वर्ड्स पुराने लगने लगते हैं। लेकिन शुरू में 7-8 महीने आपको सब कुछ नया लगता है। तो लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैंने वो काम किया। मेरी मैथ ठीक थी शुरू से, मेरा रीजनिंग तो सभी का ठीक होता है, मेरा भी ठीक था। जीएस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मेरी स्ट्रेटजी मैंने पकड़ ली थी कि कैसे उसमें स्कोर करना है। फिर वैसे इंग्लिश का भी, इंग्लिश शुरू में डर लगता था कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन बाद में वो मेरा ऐसा हो गया कि क्वांट में सबसे ज़्यादा आते थे तो दूसरे इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा आते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी। तो फिर वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। तो जब मैं नया नया तैयारी करने पहुंचा तो वहाँ एक मेरा फ्रेंड था, बीटेक से है, बीटेक का है। तो वो मुझसे मिलने आया, उसको कहीं जॉब गुड़गांव साइड में जाना था जॉब के लिए। वो मुझे इतना डरा दिया कि भाई अगर तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ सबका हो रहा है, फिर मान लो 2 साल 3 साल तुम इसमें लगा दिए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सब। मैं एकदम अंदर से डर गया था। मैंने कहा कि तब कैसे होगा? तो उसने बताया कि कोई उसके जानने वाले हैं, वो नौकरी लगवा देंगे, ये वो। मैं उसके साथ जाने लगा कि छोड़ो तैयारी, तैयारी छोड़ो भैया, बहुत लोग हैं मेरी तरह, बहुत लोग हैं मेरी तरह, कहाँ उनका हो रहा है, मैं किस खेत की मूली हूँ। सेल्फ डाउट हो गया। इतना उस बंदे ने मुझे डराया कि करियर एकदम अंधकार में दिखने लगा। तो 1-2 जगह उसके साथ इंटरव्यू देने भी मैं गया, कहीं पैसे को डिमांड भी हुई कि ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को कुछ पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं रेडी हो गया। फिर उसके जो नाना थे वो एक्सपायर कर गए। हम लोग कहीं से इंटरव्यू दे के उसके नाना एक्सपायर कर गए, और हालांकि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उन सब चक्करों में पड़ूं। तो उसके नाना एक्सपायर करके तो वो वहाँ से चला गया, और तब तक मुझे भी 1-2 जगह इधर उधर मार्केट में घूम के एक्सपीरियंस लेके पता चल गया कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, अगर जाऊँगा तो मेरी स्थिति क्या होगी। बस लेबर नहीं कहा जाऊँगा, लेकिन बस लेबर ही हूँ, ये स्थिति थी उस टाइम की। मैंने वहाँ हाथ जोड़ा कि भैया अब दोबारा इधर देखना भी नहीं है, और पूरी 100% एनर्जी मैंने अपनी तैयारी में लगा दी। पूरी 100% एनर्जी मैंने लगा दी, जितना मेरे अंदर एनर्जी बची थी सब लगा दिया। जून में आया था, लगभग मिड जून के बाद से कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया। उसके बाद सितंबर में मेरा IBPS PO का पहला प्री था, पहला एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम बड़ा ही क्रूशियल होता है। मैंने दिया, और रिज़ल्ट आप लोगों को पता है बहुत जल्दी आ जाते हैं बैंक के, उसके एग्ज़ाम जो भी होते हैं। तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया। अब मेरा मोरल इतना अप हुआ, अब ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ भी किया जा सकता है। मेंस में बैठा, सिलेक्शन नहीं हुआ। IBPS PO प्री के बाद IBPS RRB का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 1 नंबर से मेरा RRB का स्केल 1 का प्री नहीं हुआ, प्री नहीं हुआ। लेकिन वो गलती मैं पकड़ लिया था कि कहाँ एग्ज़ाम में मेरे से गलती हुई थी, उससे मेरे 3 नंबर बर्बाद हुए थे। वो मुझे आज भी याद है कि वो गलती कहाँ हुई थी। मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन बना रहा था, वो कुछ डायरेक्शन वाला था। आप सोच लो डायरेक्शन के कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। अब मेरी सीट भर गई थी, तो मैंने क्या किया, नई सीट नहीं मांगी, बस 1-2 मिनट ही बचा था। अब मैंने क्या किया ना, इसी में इधर ये वेस्ट गया, इधर नॉर्थ गया, उधर सब इसी में इतना ज़्यादा उसको कंजस्टेड कर दिया, एक ही में सटा दिया कि अब बाद में आंसर फाइंड करने के टाइम मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अब कौन सा पॉइंट कहाँ पे है।
मतलब सब बनाया मैं, लेकिन मुझे पॉइंट ही क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। और उस गलती की वजह से मेरे 3 नंबर नुकसान हुए और मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रुका था। अगर ये हुआ होता तो क्या पता उसी अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया होता। खैर कोई बात नहीं, वहाँ भी नहीं निकला। IBPS क्लर्क दिया, वो भी नहीं, उसका भी प्री नहीं निकला। RRB क्लर्क का भी दिया था, उसका भी प्री नहीं निकला। मतलब पहला अटेम्प्ट में बस IBPS PO का प्री निकला था, उसके बाद कोई नहीं निकला। फिर 2017 आ गया, तब तक करते करते SBI का पहला पेपर था, SBI PO का प्री निकल गया, प्री निकल गया। उसके बाद उसका मेंस का एग्ज़ाम था। मेंस में मतलब क्या स्थिति थी मैं क्या बताऊं। ऐसे क्वेश्चंस जो कभी देखे ही नहीं गए थे। SBI का लिटरली बहुत टफ था एग्ज़ाम, और उसमें मेरा नहीं हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया, PGDBF वाला जो आता है उसमें दिया, उसमें मेरा हो गया, उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया। उसमें फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो देखा गया मेरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। इंटरव्यू में तो पूछना ही नहीं था, 100 में 81 मार्क्स आए थे, जो कि शायद ही बहुत कम लोगों के आते हैं। 80 ऊपर जाना बहुत रेयर होता है। उसके बाद मैं कहाँ फंसा था, मेरा जो फाइनल कट ऑफ है उसमें 0.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया। मेरे कहाँ कम आए थे, जो लेटर और ऐसे राइटिंग होते थे उस पर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, उस पर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, तो वहाँ पे मेरा फंस गया। भाई आपको सिलेक्शन लेने के लिए हर चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, आप कहीं भी फेल तो फेल। तो वहाँ पे मेरे एवरेज से भी बिलो मार्क्स आ गए थे। तो फिर उसके बाद खैर एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर भी, सिस्टम के ऊपर भी कि ये क्या कि रिजर्वेशन सिस्टम क्यों बना है। अगर मैं जनरल कैटेगरी का नहीं होता तो मैं आज वहाँ नौकरी कर रहा होता, चाहे जो भी चीज़ें। उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर यहाँ आपको समय बर्बाद करने का समय है ही नहीं बैंक के एग्ज़ाम में। ये सब जून उन में घटनाएं चल रही थी तब तक, फिर आपका अगस्त में सब RRB का PO आ गया, फिर उसके बाद IBPS का PO आ गया। इस बार मैंने क्लरिकल के फॉर्म नहीं डाले थे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि नहीं मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैंने दिया RRB का PO निकल गया, IBPS का भी PO निकल गया, RRB में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसका रिज़ल्ट पहले आ जाता है आपका, मुझे लग रहा है 1 फरवरी को रिज़ल्ट आ गया था, हम लोग मार्च में ज्वाइन कर चुके थे। IBPS PO का रिज़ल्ट आया, उसकी भी जो उसका फाइनल रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आया। मैं यहाँ पे ज्वाइन कर चुका था, और उसमें जो बैंक मुझे मिला था भाई नेशनलाइज बैंक ही होगा कोई ना कोई, जब IBPS से आया था। उसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ मुझे होम पोस्टिंग मिल चुकी थी ऑलरेडी। तो फिर मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से देखा कि मुझे यहाँ रहना ज़्यादा वो सही है। अपने होम टाउन में रहो, एक अलग वो होता है। लेकिन बहुत लोग जाते भी हैं बाहर, बहुत लोग नहीं भी जाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोगों का भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था वहाँ भी हुआ था, वो यहाँ स्टे किए। क्योंकि इसका एरिया RRB का लिमिटेड होता है ना, कि आपका 10 ज़िलों में है चाहे 12 ज़िलों में है। अब तो खैर स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अब जिस RRB में काम कर रहा हूँ उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, इसमें ट्रांसफ़र के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि काफ़ी दूर दराज भी हो सकता है। खैर अभी तक तो नहीं हुआ है, मैं पिछले 3.5 सालों से एक ही जगह पे हूँ अपने होम टाउन में, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर ऐसे ही उसके बाद RRB 2 साल के एक्सपीरियंस पे आप RRB स्केल 2 दे सकते हो। तो फिर 2000 मैं बताया ना 2017 में मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 2016 में बीटेक करके आया था। 2017 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें सिलेक्शन हो गया, और 2018 की शुरुआत में ही मैं ज्वाइन कर चुका था। उसके बाद 2018 और 20 वाला 2 साल मेरा कंप्लीट हो गया था जब तक नोटिफिकेशन आता। 20 वाले में मैं बैठा स्केल 2 के लिए, उसमें भी मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो बैंक का ये चीज़ आप एक बार पकड़ लिए ना कि चीज़ों को कैसे करना है, बैंक में आप एक बार सिस्टम को समझ गए कि ये कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अटेम्प्ट करके उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको अपनी प्रैक्टिस से ये इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको ये पता चल जाए कि कुछ क्वेश्चन को देखते ही आपको छोड़ देना है।
अगर ये आप सीख गए ना, आप आराम से अपना सिलेक्शन ले लोगे। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ तो मेरा समय बच जाएगा, नंबर तो सब पे बराबर ही हैं, तो क्यों ना हम आसान क्वेश्चन को करें, क्यों हम टफ के पीछे भागें, क्यों अपना समय बर्बाद करें, क्यों अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर दें कि जिससे एक्यूरेसी हमारी डाउन हो जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमें वही काम करना है क्योंकि नंबर बराबर ही मिलने हैं। तो फटाफट फटाफट आपको ये देखना है कि कुछ करते चलना है, कुछ छोड़ते चलना है। छोड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर आप लग गए तो आपका बड़ा समय बर्बाद करवाते हैं। फिर आपके ऊपर जो टिक 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 जो घड़ी चलती रहती है, फिर उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर वो प्रेशर आपके ऊपर हावी होने लगता है, फिर आपका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको चीज़ें समझ आने लगे कि मुझे किसको करना है और किसको छोड़ना है। ठीक, उसके बाद फिर अब सब कुछ सही चल ही रहा है, तो उसके बाद अब आया, अब मैं पीएन क्लासेस अब बैंकिंग लेके कैसे आया, उसकी भी एक कहानी है। मेरा शुरू से ये था कि मुझे अपनी कोचिंग खोलनी है। अगर मैं बैंक में मैनेजर नहीं होता अभी, तो मैं कहीं ना कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं रन करा रहा होता, ये श्योर है। क्योंकि ये पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से, कि मुझे खोलना है खोलना है खोलना है। एक मेरा फ्रेंड कोचिंग चला रहा था, मैंने उसको बोला कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी तुम ऐड करो, वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। तो अब वो डरता था कि मैनेजर साहब तो भैया पूरा समय दे नहीं पाएंगे, फिर मैं अगर बच्चे आने लगे उस तरीके से और उनको समय पे नहीं लेक्चर मिला तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने अपना डर बताया कि भाई ऐसी ऐसी मेरे मन में आशंका है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी आशंका बिल्कुल जायज़ है। तो फिर मैं सोच रहा था मैं क्या किया, तो भाई यूट्यूब से अच्छा डेमोक्रेटाइज आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता। तब मैंने सोचा कि इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक के लिए भी आप अपना पूरा समय लगाओगे, क्योंकि बैंक का काम किसी तरीके से इस वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है आज आदमी बैंक की वजह से ही है। तो सबसे जो प्राथमिकता है वो हमारी तो बैंक रहेगी ही रहेगी। उसके बाद जो आपकी हॉबीज़ हैं, ये मेरी हॉबी है कि मैं जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ, जिन चीज़ों से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, जो लड़कों प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिनके रास्ते भटक जाते हैं, जो या तो सब कुछ ठीक है लेकिन उनको तरीका ही नहीं पता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आपका तरीका सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका तरीका गलत है तो आप 5 अटेम्प्ट में दे लो, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। सॉरी, सुनने में बुरी लग रही होंगी लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक तरीका होता है। क्या ऐसा है क्या कि आपके जो 10th 12th में जो क्वेश्चन आते थे मैथ के, उससे यहाँ टफ क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते हैं ना। ये कंपटीशन है, यहाँ आपको सबसे बेहतर बनना है। ये टफ इसलिए हो जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पाएगा वही यहाँ रुकेगा, नहीं तो सब बाहर। स्कूल वाले में क्या होता था, एक से एक टफ क्वेश्चन बनाते थे, लेकिन वो 33 नंबर का, और बीटेक में 30 नंबर का वो क्राइटेरिया था कि इतना आपको मिनिमम पाना है, उसके बाद आप पास माने जाओगे, आप प्रमोट हो जाओ, आप अगले क्लास में चले जाओगे, अगले सेमेस्टर में चले जाओगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, आपको तो सबसे बेहतर बन के आगे आना है। अगर आप सबसे बेहतर हो तो आपका सिलेक्शन होगा, आप किसी बैंक में आपको नौकरी मिलेगी और आप एक सम्मानजनक ज़िंदगी जियोगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं, सारे सब्जेक्ट्स तो अभी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और क्वांट में मेरे सबसे ज़्यादा अपने जो सब्जेक्ट्स थे, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे इसी में आते थे, और बड़े आसानी से मैं इसको करता भी था, क्योंकि मुझे पता होता था कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो जो करने वाले होते थे वो पहले से मैं माइंड मेकअप करके जाता था, इनको करना है। बाकी जो क्वेश्चंस उसमें से मिल गए आसान, उनको भी मैं अटेम्प्ट कर लेता था। और सबसे अच्छा होता है ना कि अगर जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, जिस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है, उसमें आप थोड़ी मेहनत करके ना बड़ा अच्छा नंबर निकाल लेते हो। मतलब कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप तैयारी करोगे, उस चीज़ को समझोगे कि कैसे उसमें आप रेगुलरली स्पीड टेस्ट देते रहिए
और अपनी जो कमियां हैं उनको ज़रूर आप एनालिसिस करिए। सिर्फ स्पीड टेस्ट दे के रख नहीं देना है, उनको आप ज़रूर एनालाइज करिए कि मेरी कहाँ गलती हुई। आपने कई बार क्वेश्चन, अरे ये तो मैंने सही किया था, ये तो एकदम 100% सही होना चाहिए थी, ये कैसे गलत हो गया, लेकिन वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखना है कि कैसे वो गलत हुआ, मैंने क्या उस टाइम पे मैंने सोचा था और एक्चुअल में वो क्वेश्चन में क्या था। तो यहाँ पे हम लोग मिल के सीखेंगे क्वांट में कैसे 35 में 35 नंबर स्कोर करने हैं, और वो भी कम से कम समय में। हम किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे। समय बचा तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते, आप बाद में आकर उसको अटेम्प्ट करो, उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि उनको आप करने के चक्कर में पड़ोगे वो आपको फंसाएंगे। तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ आपको अब इस चैनल से जुड़े रहना है कि हमें सर एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया, और हमें ये गाइड करते रहेंगे, एक हमारा भी सिलेक्शन कराएंगे। आपको अपने टीचर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप क्या करते हो पता है, एक टॉपिक का वीडियो यहाँ देखे, एक का यहाँ देखे, एक का यहाँ देखे, फिर तीनों के पक गई खिचड़ी। सबका अपना एक तरीका होता है, कोई चीज़ों को आसान तरीके से बताता है, कोई टफ तरीके से बताता है, कोई हो सकता है दोनों आसान तरीके से बता रहे हो लेकिन तरीका अलग हो। तो आपका क्या होता है ना, सब आपस में मिलने लगता है। तो और आप अगर सिर्फ पीएन क्लासेस या बैंकिंग को फॉलो करते हो तो आपको मेरा तरीका आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सोच रहा हूँ, किस सोच के साथ उनको मैं बना रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस को सिंपल किया जाता है, अपने तरीके से आसान किया जाता है। इन्हीं सब तरीकों को हम यहाँ सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताना, जो भी आपकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और हम लोग अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अब कल से आप लोग आइए, रेगुलरली वीडियोज़ को वॉच करिए और देखिए। धन्यवाद।